हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई से नौकरी में। हम यूपी आरवीएनएल का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं और इसमें हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए और भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चन पूरे पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत की सुचालकता का सबसे अधिक किस धातु में होती है? तो दोस्तों, विद्युत जो सुचालक जो धातु होती है वो कॉपर हमारी सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु होती है। कॉपर का जो अयस्क होता है उसको पायराइट कहते हैं और कॉपर का जो गलनांक होता है वो होता है 1083। तो ये तीन चीजें भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। कॉपर का जो गलनांक है 1083 और कॉपर का जो अयस्क है वो है पायराइट। क्वेश्चन नंबर 2, पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? जो कास्ट आयरन होता है उसके हम धातु के तार यानी उसका हम तार नहीं खींच सकते, तार उसके द्वारा हम नहीं बना सकते, क्योंकि कास्ट आयरन जो हमारा होता है वो ब्रिटिल होता है, भंगुर होता है। और तार बनाने के लिए किसी भी धातु में डक्टिलिटी यानी तन्यता का गुण होना चाहिए और कास्ट आयरन में डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। जो कास्ट आयरन का गलनांक होता है वो 1150 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कोरेजन रेजिस्टेंस धातु है? तो कोरेजन रेजिस्टेंस जो हमारी सबसे अधिक धातु है वो हमारी टिन है। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जंग प्रतिरोधक। तो दोस्तों, टिन हमारा सबसे ज्यादा जंग प्रतिरोधक है। जो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं या पीतल की बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं उनमें जो टिनिंग की जाती है वो टिन के द्वारा की जाती है और बहुत सी धातुओं में कलई करने के लिए भी टिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बफिंग व्हील किस धातु के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, बफिंग व्हील जो हमारा ऑप्शन ए सही है, लेनिन के कपड़े के बनाए जाते हैं। और दोस्तों, जो इसमें एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे होते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। ये भी बात आप ध्यान रखिए, क्रोमियम ऑक्साइड और बफिंग जो होता है वो लेनिन के कपड़े के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल पॉलिश की तरह ही होते हैं। इनके द्वारा मटेरियल नहीं कटता, केवल ये फिनिश करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण कितना होता है? तो दोस्तों, पाइप थ्रेड जो होती है उसका शीर्ष कोण जो होता है वो ऑप्शन बी 55 डिग्री। जो बीएसडब्ल्यू थ्रेड होती है, बीएसपी थ्रेड होती है और बीएसएफ थ्रेड होती है, ये तीनों ही थ्रेड का कोण जो होता है वो 55 डिग्री होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। बीएसपी मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड और बीएसडब्ल्यू का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड। बीएसएफ थ्रेड होती है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। और पाइप थ्रेड के साथ साथ बीएसडब्ल्यू, बीएसपी, बीएसएफ ये तीनों का कोण जो होता है वो 55 डिग्री होता है। ठीक है। और ये 29 डिग्री एक्मे थ्रेड का होता है, 60 डिग्री हमारा मीट्रिक थ्रेड का होता है और 90 डिग्री हमारा स्क्वायर थ्रेड का होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन रिटर्न वॉल पानी की सप्लाई करता है। तो ये जो पानी की सप्लाई करता है ये एक ही दिशा में ले जाने के लिए सप्लाई करता है और जो हमारा ग्लोब वाल आता है वो पानी को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इस ये प्लग का प्रयोग किया जाता है। प्लग हमारा एक ढक्कन की तरह होता है, उसमें एक चूड़ी टाइप की थ्रेडेड कटी होती है। इसको पाइप के अंदर फिट कर दिया जाता है और वो पाइप हमारा जो होता है वो एक तरफ से बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने बहुत सी पानी की टंकियों वगैरह में भी देखा होगा, जहाँ पे अंतिम सिरा होता है वहां पे बंद करने के लिए इसको लगाया जाता है। और यूनियन का प्रयोग पानी की पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी इसमें बीच में जोड़ लगा देते हैं और पाइपलाइन को और आगे बढ़ाने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं। और अगर 90 डिग्री पे हमें पाइपलाइन को मोड़ना है तो वहां टी का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें चारों दिशा में, मान लीजिए ये हमारी पाइपलाइन है, इसको प्लस का निशान बन जाता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक दाएं एक बाएं, चारों तरफ पाइपलाइन चाहिए, वहां पे हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। ये पाइप फिटिंग चैप्टर से हमारे सारे क्वेश्चन थे, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए, इसके भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में जॉब की लंबाई घटाकर उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो मोटाई होता है इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। मोटाई हो, थिकनेस हो, क्रॉस सेक्शन हो, वो बात एक ही होती है। जो ये हमारा कोई लंबा सा जॉब है तो इसकी जो चौड़ाई है ये हमारी क्रॉस सेक्शन कहलाती है और ये इसकी लंबाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि मोटाई को बढ़ाना है, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना है और लंबाई को घटाना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर उसको कहते हैं जंपिंग। लेकिन अभी आप जंपिंग के बारे में हो सकता है नहीं जानते हो, तो जंपिंग दोस्तों हमारी एक अप सेटिंग का ही भाग है। अप सेटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होता है सेंटर अप सेटिंग, यानी बीच में धातु को मोटा किया जाता है।
एक होता है इंड अपसेटिंग, यानी कि जॉब के किनारे पर हम उसको मोटा करते, उसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं। और एक होता है जंपिंग, जो अपसेटिंग का ही भाग है। तो जंपिंग में हम पूरी धातु को ही चपटा कर देते हैं या मोटा कर देते हैं, तो वो हमारा जंपिंग कहलाता है। अगर इसमें जंपिंग ऑप्शन ना हो, अपसेटिंग हो, तो वो भी सही है, और जंपिंग है तो वो भी सही है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। ड्राइंग आउट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब क्रॉस सेक्शन को घटाते हैं और लंबाई को बढ़ाते हैं, यानी कि मोटाई को कम करके लंबाई को बढ़ाते हैं, तो वो ड्राइंग आउट होता है। और पंचिंग जो होता है, पंच कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ड्रिफ्टिंग वहां होता है, जान लीजिए कोई सीट मेटल है, उसमें अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई होल है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें हम ड्रिफ्ट टूल का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा होल का आकार हम बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हमारा फोर्जिंग चैप्टर से था। तो फोर्जिंग चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ज में ट्यूबर्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? दोस्तों, फोर्ज जो होता है वो एक प्रकार की भट्टी होती है, और भट्टी में ठंडी हवा का प्रवेश करने के लिए ट्यूबर्स लगाए जाते हैं। दो ट्यूबर्स होते हैं भट्टी में, जिनकी मदद से बाहर से ठंडी हवा आती है, और उस हवा जो होती है जलने में मदद करती है। और दोस्तों, धुएं और ये सब पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसमें चिमनी लगी होती है। ठीक है, वात्या भट्टी में भी ट्यूबर्स लगे होते हैं, और इनका काम होता है ठंडी हवा का अंदर प्रवेश कराना। क्वेश्चन नंबर 10, एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी है तो कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है? हमारा हाई कार्बन स्टील जो होता है, जब वो हल्का पीला हो जाता है, तो वो उसका फोर्जिंग का जो सही तापमान दर्शाता है। यानी जब वो हल्के पीले रंग का हो जाता है, तब उसमें आप आसानी से फोर्जिंग कर सकते हैं हाई कार्बन स्टील के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टील को अपर क्रांतिक तापमान से लगभग 40 डिग्री अधिक गर्म करके हवा में ठंडा करने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है, जिसको क्रांतिक ताप कहते हैं, और 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक बोले और हवा में ठंडा करने की बात करें, तो हमेशा नॉर्मलाइजिंग होगा। और नॉर्मलाइजिंग का जो प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी मेटल का जो ग्रेन साइज होता है, उसको रिफाइन करने के लिए, आंतरिक स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। लेकिन कभी एनीलिंग आ जाए तो उसमें हमेशा ये बोलेगा कि भट्टी में ही ठंडा करने की बात बोलेगा, यानी कि हम जॉब को भट्टी में ही ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वहां हमेशा एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। और अगर बाहर हवा में ठंडा करना है, तो हमेशा नॉर्मलाइजिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बनती है? तो दोस्तों, ये हमारी मास्टेनाइट बनती है। जब स्टील को हम बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो वो हमारा ऑस्टेनाइट बन जाता है, और इसको जितनी शीघ्रता से हम ठंडा कर देते हैं, वो हमारा मास्टेनाइट बन जाता है। और दोस्तों, परलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परलाइट जो होता है वो हमारा फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। परलाइट में हमारा 87% जो होता है वो फेराइट होता है, और इसमें 13% होता है सीमेंटाइट होता है। फेराइट जो होता है वो हमारा एकदम शुद्ध लोहा होता है, और इसमें जो होता है मैग्नेटिक गुण भी होते हैं। और सीमेंटाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीमेंटाइट जो होता है वो फेराइट और कार्बन जब उसमें मिला दिए जाते हैं, तो वो सीमेंटाइट बन जाता है। यानी फेराइट में हम कार्बन मिला देते हैं, तो हमारा सीमेंटाइट बन जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, धातु को रोल करके सीट के रूप में परिवर्तित करने वाला गुण होता है। तो दोस्तों, जब धातु को रोल करके सीट के रूप में बात आ जाए, तो हमेशा मेलेबिलिटी का प्रयोग होता है, यानी मेलेबल धातु होना चाहिए, नरम धातु होता है। और दोस्तों, मेलेबिलिटी जो होती है उसको हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं हिंदी में। इलास्टिसिटी होता है जो, वो स्प्रिंग वाला गुण होता है धातु में, यानी उसमें हम बल लगाकर उसकी दशा में परिवर्तन कर देते हैं, और बल हटाने पर धातु हमारी जो होती है वो पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आती है। और जब हम प्लास्टिसिटी होती है, इसमें हम बल लगा देते हैं, धातु की दशा में हम परिवर्तन कर देते हैं, और बल हटाने पर भी धातु अपनी पुनः उस स्थिति में वापस नहीं आती। और प्लास्टिसिटी के गुण के कारण ही हम बर्तन बनाते हैं। जो आपके घरों में बर्तन होते हैं, वो प्लास्टिसिटी जो गुण होता है उसी के कारण हम बर्तन बनाते हैं। और ये डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी दोस्तों होता है जो, ये होता है जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने वाला गुण होता है। अगर तार की बात आ जाए तो डक्टिलिटी, और चादर या सीट की बात आ जाए तो मेलेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। और सबसे अधिक मेलेबल धातु जो होती है उसको सोना कहते हैं। डक्टिलिटी ही हमारा तन्यता होता है, और तन्यता मतलब तार, यानी तार के रूप में धातु को खींचना ही हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों, जो हमारा राइट आयरन होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है वो 0.15%
और जो हमारे स्टील होता है, ये लोहे में जब कार्बन मिला दिया जाता है, इसी के आधार पर हमारी लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील जो होते हैं वो कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। लो कार्बन स्टील में हमारा 0.25% कार्बन होता है, और जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है वो हमारा 0.25% से 0.7% तक होता है, और जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है इसमें 0.7% से लेकर 1.5% यानी 1.5% तक होता है। और जैसे जैसे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाती है, धातु हमारी कठोर होती जाती है। तभी आपने देखा होगा कि हाई कार्बन स्टील के हमेशा टूल्स, कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, कभी भी लो कार्बन स्टील का कोई भी कटिंग टूल नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी मशीनिंग ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले कटिंग फ्लूइड का बहुत सामान्य प्रकार है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन ए, सोल्यूबल ऑयल के बारे में आप सभी जानते होंगे। सोल्यूबल ऑयल सफेद दूधिया कलर का होता है, और इसका एक अनुपात भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। तो इसका जो अनुपात होता है वो 1:20 होता है, यानी 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल में हम 20 लीटर पानी मिलाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कास्ट आयरन की कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्नेहक का मतलब हमारा कूलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा कास्ट आयरन होता है हमेशा शुष्क हवा, यानी इसमें किसी प्रकार के कोई लुब्रिकेंट या कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कास्ट आयरन का एक गुण होता है, उसको कहते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट। इसमें ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग करते समय कोई कटिंग कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 17, साइन बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों साइन बार का प्रयोग हमारा टेपर मापने के लिए, कोण मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ए और बी हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और साइन बार हमारा त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र छिद्रक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों केंद्र छिद्रक का मतलब हमारा सेंटर पंच से, और सेंटर पंच इसका जो राइट आंसर है वो ड्रिल को बैठने का स्थान देने के लिए। किसी भी जगह हमको ड्रिल करना है तो ड्रिल करने से पहले हम वहां पे प्रिक पंच से एक छोटा सा निशान लगाते हैं, और फिर हम सेंटर पंच से उसमें एक बड़ा सा सेंटर पॉइंट, जिसको डेड सेंटर कहते हैं, वो हम सेंटर पंच की मदद से बना लेते हैं। और जब हमें ड्रिल करना होता है तो ड्रिल हमारा उसी में आके बैठता है, और फिर हम आसानी से ड्रिल को कर सकते हैं। जब छोटे चिन्हों की बात आ जाए तो हमेशा प्रिक पंच होगा, चिन्हों को बड़ा करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों पंच के बारे में पता चल गए। और सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री, डॉट पंच का कोण 60 डिग्री और प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री होता है। और जो हमारे पंच होते हैं ये हमारे हाई कार्बन स्टील के या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, शीतलन के माध्यम में जॉब को सर्वाधिक तीव्र शीतल करता है। यानी कि जब हम जॉब में किंचिंग करते हैं, यानी हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब हम जॉब को भट्टी से निकालते हैं, गर्म अवस्था में उसको निकालते हैं, तो उसको जब धीमे धीमे ठंडा करते हैं वही किंचिंग कहलाता है या शीतलन कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी जॉब को हमारा ब्राइन वाटर जो होता है वो सबसे अधिक तीव्र गति से ठंडा करता है। ठीक है दोस्तों, और ब्राइन वाटर को ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या लवण जल यानी लवणी जल भी कहते हैं। इसमें नमक का घोल टाइप का होता है। अगर कभी आपको क्रम से लगाना हो कि कौन सा होगा, तो पहले नंबर पे हमारा ब्राइन वाटर होगा, दूसरे नंबर पे हमारा पानी होगा, तीसरे नंबर पे हमारा ऑयल होगा, और चौथे नंबर पे हमारा हवा होगा। तो ये आप चारों क्रम में भी याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्रम में भी एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, छेनी किस धातु की बनाई जाती है। तो दोस्तों छेनी हमारी जो चीजल होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, और रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती। हाई कार्बन स्टील जो होता है वो उसमें कार्बन परसेंटेज हमारा 1.5% होता है, और वो हार्ड होता है, इस वजह से उसके कटिंग टूल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टेपर टर्निंग की ऑफसेट विधि में टेल स्टॉप को ऑफसेट करते हैं। जॉब का व्यास क्रमशः डी और डी होता है, यानी कैपिटल डी और स्मॉल डी है। दो सेंटर के बीच में जब जॉब बांधते हैं और ऑफसेट विधि में टेल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ऑब्लिक 2, ये जो हमारा इसका राइट आंसर है। टेपर टर्निंग अगर पूरे जॉब में टेपर टर्निंग कहता है तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। और अगर जॉब की लंबाई भी दे दे और टेपर की लंबाई दे दे तो उसमें हम L/I से गुणा कर देते हैं। ठीक, और ये जो हमारा D माइनस डी बाई 2L है, ये हमारा कंपाउंड रेस्ट विधि से जब टेपर टर्निंग करते हैं उसके लिए हमारा D माइनस डी बाय 2L का प्रयोग किया जाता है वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो B है। क्वेश्चन नंबर 22, रीमर के द्वारा कितनी धातु काटी जाती है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा
वो 0.02 से 0.15 mm। रीमर के द्वारा हम बहुत कम धातु काटते हैं और रीमर के द्वारा हम होल को फिनिश करते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। अगर कभी माइक्रोन में दे दे mm की जगह, तो 2 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक रीमर के द्वारा धातु को काटा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, कारखंड पर फोर्जिंग किस तापमान पर की जाती है? कारखंड मतलब जॉब हमारा जो होता है उस पे हमेशा धातु के गलनांक के नीचे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्योंकि अगर दोस्तों गलनांक पर करेंगे तो जॉब तो हमारा गल जाएगा, तो उसमें हम फोर्जिंग कैसे करेंगे? तो गलने से पहले ही हमें करना पड़ेगा, यानी गलनांक के नीचे हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। वेल्डिंग का साइज हमेशा कोर वायर के डायमीटर से लिया जाता है। कोटिंग फ्लेक्स आपने देखा होगा, जो ऊपर मसाला लगा होता है और जो उसमें रॉड पड़ी होती है, उसी की कोर डायमीटर से हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जब हम गैस के द्वारा किसी चीज को काटते हैं तो हमेशा वहां पे जो गैस प्रयोग होती है उसको कहते हैं एसिटिलीन, और एसिटिलीन के साथ हमेशा ऑक्सीजन गैस भी प्रयोग की जाती है, क्योंकि कटिंग जो हमारी करती है वो ऑक्सीजन गैस करती है और जो फ्यूल गैस होती है वो हमारी एसिटिलीन गैस होती है। और अगर ऑक्सीजन जो होती है वो अगर बहुत कम कर दी जाएगी तो तू हमारी पूरी तरह से कटेगी ही नहीं। तीव्रता प्रदान करती है गैस फ्लेम को, वो हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। और जो आज के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्लीज इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी की ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर प्रयोग की जाती है? आपके 4 ऑप्शन है, जीब हेड की, टेपर की, वुडरफ की, फेदर की। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे प्लीज उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आईटीआई से नौकरी चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम जो है यूपी आर्विनल का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।